अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड एम आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन एक मुख्तसर सा सेशन होगा जिसमें हम बुनियादी तौर पर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस जो हैं उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और ये कि कुछ बुनियादी बातें जो मैं पहले शेयर नहीं कर पाया था, दो तीन चीज़ें कि न्यूज़पेपर्स कैसे रीड करने हैं, नोट्स कैसे बनाने हैं और इंग्लिश इम्प्रूव करने पर कैसे काम करना है। ये दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और उसके बाद थोड़े बहुत जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे वो भी आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश करिएगा कि अपने क्वेश्चंस आप लोगों के पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस ना हो कि मैं इस वक्त ये कर रहा हूँ, मेरा ये बैकग्राउंड है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अपने क्वेश्चंस को थोड़ा जेनेरिक रखने की कोशिश कीजिए ताकि उनके आंसर से बाकी सब लोगों को भी जितना फ़ायदा हो सकता है वो हो। ठीक है, तो आप लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखना स्टार्ट कर दें बेशक। मैं फिर उनको ऑर्डर वाइज जो है वो आंसर करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं वो दो चीज़ें बता देता हूँ जेनेरिक, जो मेरे ख्याल में अब तक मैं सही से शेयर नहीं कर पाया था, ताकि सब लोगों का उसमें फ़ायदा हो जाए कि नंबर वन नोट्स कैसे बनाने हैं और नंबर टू आप लोगों ने न्यूज़पेपर कैसे रीड करना है। ठीक है, अ, तो जहाँ तक बात है नोट्स बनाने की, उसमें एक अप्रोच आप लोगों ने फॉलो करनी है इसी ऑर्डर में जो मैं पॉइंट्स आप लोगों को बताने लगा हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात, कोशिश करें कि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है। उस तरीके से जो रजिस्टर पे पेन पेंसिल के साथ नोट्स बनाया करते थे लोग, मैंने भी बनाए थे, लेकिन अब वो चीज़ काफ़ी ऑब्सोलीट होती जा रही है। ठीक है, अब ज़्यादातर हमें जो कंटेंट पढ़ने को मिलता है, इवन जो नीचे मैं न्यूज़पेपर्स का बताऊंगा, वो जो ऑनलाइन जर्नल्स वगैरह हैं, ऑनलाइन सोर्सेज, वो चूँकि ज़्यादातर ऑनलाइन हैं, तो ये वाला मेरे ख्याल में एक स्टूडेंट्स ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं कि अपने नोट्स भी जो हैं वो थोड़े बहुत ऑनलाइन या सॉफ्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश करें, क्योंकि वो ना सिर्फ ये कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, बल्कि उनमें अमेंडमेंट्स करना, उन एडिशन वगैरह करना, वो भी काफ़ी आसान होता है। ठीक है, तो नोट्स बनाने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आप लोगों ने अपने जब सब्जेक्ट्स डिसाइड कर लिए हैं, ठीक है, तो हर सब्जेक्ट का आपने सिलेबस देखा और उसमें से वो डिस्टिंक्ट टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं। सिलेबस देखने के बाद जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं और जो पास पेपर्स में ज़्यादा रिपीट होते हैं और ज़्यादातर क्वेश्चंस जिन टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो सिलेबस देखने के बाद आपने पास पेपर्स देखे पिछले 10 सालों के, तो आपको अंदाज़ा हो गया कि ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि 80 to 90% जो हमेशा पेपर है वो इन पे फोकस्ड होता है। ठीक है, तो आपके पास टॉपिक्स की लिस्ट आ गई। फिर आप लोगों ने ये देखना है कि अब इन टॉपिक्स की डायमेंशंस किस तरह की क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, पेपर्स में पूछी जाती हैं। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल टॉपिक की मल्टीपल डायमेंशंस हो सकती हैं। तो फॉर इंस्टेंस मैं अगर इसकी एक मिसाल दूं कि पॉलिटिकल साइंस में और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपको सिलेबस में एक टॉपिक मिल जाएगा कि पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, लेकिन अब पॉलिटिकल सिस्टम से मुराद क्या है, उसमें से क्वेश्चंस किस तरह के आने हैं, वो डायमेंशंस आप लोगों को पास पेपर्स बताएंगे। पास पेपर्स आप लोगों को ये बताएंगे कि इसकी एक डायमेंशन ये है कि बाज दफ़ा सिर्फ यूएस प्रेसिडेंट की पावर्स क्वेश्चन में आ जाती हैं। ठीक है, कि उनको डिस्कस करें। बाज दफ़ा सिर्फ यूएस सेनेट की पावर्स आ जाती हैं, या ये कि यूएस सेनेट की बाज दफ़ा ये डायमेंशन भी आ जाती है कि प्रूव दैट हाउ यूएस सेनेट इज द मोस्ट पावरफुल अपर लेजिस्लेटिव चैम्बर इन द वर्ल्ड, जो कि एक इंटायरली डिफरेंट डायमेंशन है। बाज दफ़ा सिर्फ उनकी यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फेडरल गवर्नमेंट की पावर्स को इंक्रीज करने में क्या किरदार अदा किया है, इस पे सवाल आ जाता है। तो ये सारी डायमेंशंस आप लोग जब पास पेपर से आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो फिर जब आप अपने नोट्स बनाना शुरू करेंगे, तो आप लोगों के वो इस तरह के कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होने चाहिए कि आप यूएस पॉलिटिकल सिस्टम पर नोट्स बना रहे हैं तो ये सारी डायमेंशंस अपने नोट्स में आप लोगों ने कवर करनी है, सुप्रीम कोर्ट वाली भी, प्रेसिडेंट वाली भी, सेनेट वाली भी। ठीक है, चौथी चीज का जो ख्याल रखना है वो ये कि लंबे लंबे पैराग्राफ्स अपने नोट्स में नहीं लिखने, बल्कि बुलेट पॉइंट्स में नोट्स लिखने की कोशिश करनी है। नोट्स आपके कंसाइज होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, और वो मिनिमल स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो इस तरह के होने चाहिए। उन बुलेट्स में आप वो की वर्ड्स लिखेंगे, वो की टर्मिनोलॉजीज लिखेंगे
जो पढ़ते साथ ही आप लोगों को रिकॉल करने में आसानी हो कि ये एक्चुअली मेरा आर्ग्यूमेंट क्या था। ठीक हो गया? ये चौथी बात हो गई। तो लंबे-लंबे पैराग्राफ्स नोट्स में नहीं लिखने। 5वीं चीज़ ये कि सॉफ्ट फॉर्म में बनाने का वन्स अगेन ये भी फ़ायदा है कि आप लोगों को ना मल्टीपल कलर्स यूज़ करने की कोशिश करें, अपने कंटेंट को क्लासिफ़ाई करने के लिए डिफरेंट कैटेगरीज़ में, डिपेंडिंग अपॉन ईच कैटेगरीज़ इम्पोर्टेंस, ठीक है? तो हो सकता है कुछ कोटेशंस हों, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हों, उनको आप रेड कलर में मेबी लिख दें, थोड़ा उनका फ़ॉन्ट बड़ा करके लिख दें। जो आप लोगों की हेडिंग्स हैं, उनको मेबी आप कोई ग्रीन कलर दे दें, ब्लू दे दें। फिर नीचे जो आप एक्चुअल में बुलेट्स लिख रहे हैं, जो हेडिंग के नीचे वाला कंटेंट है, वो सिंपल ब्लैक में लिख लें। तो ये कलर स्कीम से आपका एक तो दिमाग ट्रेन हो जाता है कि उसी कलर स्कीम के हिसाब से वो उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस वाइज़ कैटेगराइज़ करे, प्लस ये कि उस तरीके से आप लोगों को वो कंटेंट रिकॉल करने में भी आसानी होती है। ठीक है? छठी चीज़ अपने नोट्स बनाते हुए आप लोगों ने ये करनी है कि जो हेल्पिंग टूल्स हैं, जैसे कि ग्राफ्स हैं, चार्ट्स हैं, टेबल्स वगैरह हैं, वो अपने नोट्स में साथ-साथ लिखने की आप लोगों ने कोशिश करनी है बनाने की, ठीक है? क्योंकि इन चीज़ों की प्रैक्टिस के लिए जो एक एक्चुअल एग्ज़ाम से पहले अगर कोई आप लोगों के पास मौका अवेलेबल है, तो वो आपके नोट्स ही हैं। तो उसमें अगर फॉर इंस्टेंस कोई बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स हैं जो आप लोग अपने नोट्स में इंक्लूड करना चाह रहे हैं, कोशिश करें कि वो किसी टेबल की फॉर्म में अच्छा-सा लिखें। जो जिस तरह का आप चार्ट एक्चुअल पेपर में बनाना चाह रहे हैं, उस तरह का चार्ट अपने नोट्स में लिखें, उस तरह के ग्राफ्स बनाएँ। तो ये सारे हेल्पिंग टूल्स की जो प्रैक्टिस है ना, वो अपने नोट्स बनाते हुए वो आप लोगों ने करनी है। और फाइनल 7वीं चीज़ जो है, वो ये एक डिफरेंस है लॉन्ग नोट्स और शॉर्ट नोट्स के दरमियान। ये बुनियादी तौर पर डिफरेंस ये है कि ये जो ऊपर मैंने सारी आप लोगों को 6 पॉइंट्स बताए हैं, ये अभी हम बात कर रहे हैं लॉन्ग नोट्स बनाने की। ये तब की बात है जब आप लोगों के पास वक़्त है, जब आप लोग डिटेल में जो है वो ये सारी चीज़ें करना मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? अभी आप लोग हर ऑप्शनल सब्जेक्ट को या कंपल्सरी सब्जेक्ट को थोड़ा 15 से 20 दिन का वक़्त दे सकते हैं। तो ये इतने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स इस तरह के बनाने हैं कि ये बनाते हुए आप लोगों ने मल्टीपल सोर्सेस कंसल्ट करने हैं। फॉर इंस्टेंस हम यूएस पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे थे, तो यूएस प्रेसिडेंट की पावर्स आपको एक बुक में अच्छी मिली, आपने वो वहाँ से निकाल ली, ठीक है? फिर उसके बाद हो सकता है कि यूएस सेनेट की पावर्स आपको किसी ऑनलाइन सोर्स में ज़्यादा अच्छी मिल जाए बुक की बजाय, वो आप लोगों ने वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर ली। तो लॉन्ग नोट्स में वो सारे मल्टीपल सोर्सेस से कंसल्ट करने के बाद आपके नोट्स में वो सारी चीज़ें आ गई हैं। अब उसके बाद आप लोगों को कोई और सोर्स कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जब रिवीजन करनी है तो आप सिर्फ़ अपने लॉन्ग नोट्स देखेंगे। ठीक हो गया? हाँ, इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अहमियत का हामिल है, वो ये कि अपने नोट्स को वक़्त के साथ-साथ अपडेट ज़रूर करना है। अगर कोई यूएस पॉलिटिकल सिस्टम में कोई अपडेट आई है, जो कि किसी ऑनलाइन सोर्स से आपको पता लगी है, तो वो अपने नोट में जो है नोट्स में ज़रूर आप अमेंड करके इंक्लूड कर लें। तो वन्स अगेन सॉफ्ट फॉर्म में नोट्स बनाने का एक ये फ़ायदा भी है कि उसमें अमेंडमेंट और अपडेट वगैरह करना काफ़ी आसान है। ठीक है? तो अब शॉर्ट नोट्स का मैं डिफरेंस एक्सप्लेन करता हूँ लॉन्ग नोट्स की निस्बत कि लॉन्ग नोट्स थोड़े आपके ज़ाहिर है लेंथी होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं। अब जब जैसे-जैसे पेपर्स करीब आते हैं ना, आप लोगों के पास इतना वक़्त नहीं होता कि एक टॉपिक को रिवाइज़ करने के लिए आप पूरे-पूरे वो लॉन्ग नोट्स पढ़ें। तो तब आप लोग हर टॉपिक के नोट्स को शॉर्ट नोट्स पर लेकर आते हैं जिनको वन पेजर्स भी कहते हैं कि उसमें पूरा यूएस का पॉलिटिकल सिस्टम या यूएस प्रेसिडेंट की पावर्स पहले अगर वो 2-3 पेजेस तक जा रही थी, तो अब वो सिर्फ़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, स्टैटिस्टिक्स और वो हेडिंग्स वो एक सिंगल पेज पर आ जाएँगी। ये आपके शॉर्ट नोट्स होंगे जो सिर्फ़ आप पेपर अटेम्प्ट करने से पहले जो है रिवाइज़ करके जाएँगे और इनको देख कर जाएँगे। चूँकि बहुत एक तो इनका वॉल्यूम कम होगा, ये बहुत कंसाइज़ टू द पॉइंट होंगे, तो सिर्फ़ एक पेज को देखकर आपको एक पूरा टॉपिक रिवाइज़ करने में जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो ये जो है मेरे ख़्याल में अगर ये 7 से 8 पॉइंट्स आप लोग मलहूज़े ख़ातिर रखें, तो आप लोग बहुत अच्छे जो हैं वो नोट्स बना सकते हैं। मैं अब क्वेश्चन्स आप लोगों के देख लेता हूँ। हाउ टू डेवलप रिटन एक्सप्रेशन एंड क्रिटिकल अप्रोच मैं इस पे थोड़ा-सा अभी आगे बता देता हूँ। इंग्लिश स्पेशली सीखने के हवाले से भी है, यस। अ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कैसे चूज़ करने हैं, मुक्तसिद का सवाल है। मैंने उस पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो में ये चीज़ शेयर की थी, वो 4 प्रॉन्ग्ड क्राइटेरिया बताया था। तो आई वुड रिकमेंड कि आप वो ज़रूर देख लें। उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि सब्जेक्ट्स जो हैं आप लोगों ने अपने कैसे सेलेक्ट करने हैं।
3-4 सवाल रिटन एक्सप्रेशन पे आ गए हैं, इंग्लिश पे आ गए हैं, तो मैं अब उस पे बात कर लेता हूँ कि इंग्लिश राइटिंग कैसे इम्प्रूव करनी है, इंग्लिश एक्सप्रेशन कैसे इम्प्रूव करना है। पहली बात तो ये कि इस सवाल के 2 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 कि सीएसएस के लिए स्किल लेवल क्या रिक्वायर्ड है इंग्लिश का, पहली बात तो ये। तो उसमें ये बात एक समझ लीजिए कि आप लोगों को एक तो बेसिक लेवल की इंग्लिश आनी चाहिए। बेसिक लेवल से मुराद ये है कि यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस एंड कन्वे योर थॉट्स टू द एग्जामिनर। ठीक है? जो बात, जो नॉलेज आप लोगों के माइंड्स में है, वो आप इफेक्टिवली कन्वे कर पाएँ अगले तक। ठीक है? दूसरी जो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, वो ये कि आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन कोई नहीं करता कि आप लोगों ने ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरीज़ जो है वो पूरी-पूरी याद करनी है। बहुत फैंसी अल्फाज जो हैं वोकैब्युलरी के, उनका अल्फाज इस्तेमाल करना है पेपर में, ऐसी कतई कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट जो बात है तीसरी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप लोगों की इंग्लिश में नहीं होनी चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, बेसिक टेंसेस, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो कोर चीज़ें जो इंग्लिश ज़बान की बुनियादी प्रिंसिपल्स जो हैं बनाती हैं, उन पे आप लोगों की अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और बेसिक टेंसेस अगर आप लोगों की किसी की खराब हैं, तो उस पे ज़रूर आप लोगों ने मेहनत करनी है। लेकिन कोई फैंसी वोकैब्युलरी के अल्फाज याद करने की ज़रूरत नहीं है उस तरह से। जस्ट ये कि बेसिक ग्रामर और टेंसेस के बाद आप लोगों को अपनी थॉट्स को कन्वे करना आना चाहिए, एक्सप्रेस करना आना चाहिए इफेक्टिव तरीके से एग्जामिनर को। ठीक है? एक तो ये चीज़ हो गई। अब आ जाते हैं कि रिटन एक्सप्रेशन और इंग्लिश इम्प्रूव कैसे करनी है। एक इस पे गालिबन मैं कोटेशन पढ़ रहा था, मेरी नज़र से गुजरी थी कि वी आर व्हाट वी रिपीटेडली डू, एक्सीलेंस देयरफॉर इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। ठीक है? तो ये कोई एक एक्ट नहीं है, कोई इसका ऐसा वो नहीं है कि मैं बताऊं ब्लूप्रिंट के इतने दिन में आप ये चीज करें आप लोगों की इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। आप लोगों को इसको, जो मैं नीचे पॉइंट्स बताने लगा हूं, अपनी हैबिट्स बनाना है। ठीक है? क्योंकि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है बिल्ड करने का इंग्लिश जबान में अपनी एक्सपर्टीज। ठीक है? उसके लिए जरूरी ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज के जितने मीडियम्स हैं, रीडिंग के, लिसनिंग के, राइटिंग के, स्पीकिंग के, इन चारों मीडियम्स के अक्रॉस आप लोगों ने अपना एक्सपोजर बढ़ाना है। ठीक है? बारी बारी सब पे बात कर लेते हैं। नंबर 1, एक तो ये कि रीडिंग के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और वो ज़रूरी क्यों है। सबसे ज़्यादा जो मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स को मसला आता है कि जब वो फॉर इंस्टेंस प्रेसियन कंपोजिशन में कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्रेसी अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनका कॉम्प्रिहेंशन लेवल और कॉम्प्रिहेंशन की स्पीड बहुत स्लो होती है। वो इतने डिफिकल्ट वर्ड्स में वो इतना लंबा एक लेंथी पैराग्राफ लिखा होता है, उसको एब्जॉर्ब करने और ये कि आपका माइंड उसको कॉम्प्रिहेंड कर पाए, इस चीज़ में ही उन्हें काफ़ी टाइम लग जाता है। इसकी वजह यह है कि उन लोगों को रीडिंग की आदत नहीं होती। ठीक है? क्योंकि आपका दिमाग ट्रेन नहीं हुआ होता कि वो इतनी लंबी और मुश्किल चीजें कम वक्त में जो है वो एब्जॉर्ब कर ले। तो जब आप लोग पैसिव कॉम्प्रिहेंशन या जनरल इंग्लिश के लिए भी ये चीज जरूरी है कि एक तो अपनी रीडिंग की हैबिट जरूर डेवलप करें। उसके लिए नॉर्मल एक चीज जो सब लोग रेकमेंड करते हैं वो ये कि न्यूज़पेपर्स पढ़ें। इस पे मैं आगे नीचे वो भी बता दूंगा तीसरी पॉइंट में कि न्यूज़पेपर्स कैसे पढ़ने हैं। लेकिन न्यूज़पेपर्स जो इंग्लिश वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जो भी चीज आपको इंग्लिश जबान में इंटरेस्टिंग लगती है, कोई साइंस फिक्शन की बुक इंटरेस्टिंग लगती है, कोई इंग्लिश नॉवेल्स इंटरेस्टिंग लगते हैं, ठीक है, आप लोग वो पढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी हमारा गोल यहाँ पर ये है कि हमने अपनी रीडिंग की एबिलिटीज बढ़ानी है, हमने अपनी कॉम्प्रिहेंशन की स्पीड बढ़ानी है और अपने माइंड को ट्रेन करना है कि वो इंग्लिश का कोई भी कंटेंट उसके सामने आए तो वो जल्दी अब्सॉर्ब करे। तो यस, न्यूज़पेपर्स चूंकि सीएसएस के हवाले से रेलिवेंट होते हैं तो लोग ज्यादा रेकमेंड करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को बिल्कुल रीडिंग की आदत ही नहीं है तो कोई भी अगर इंटरेस्टिंग चीज जो भी लगती है कि आप लोगों को पढ़ने का जो शौक है, आप इंग्लिश में वो पढ़ सकते हैं। वो पढ़ते हुए आप लोगों ने दूसरी यहाँ चीज नोट करनी है कि फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं या नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, उनमें एक्सप्रेशन कैसे लिखा हुआ है, एक बात कन्वे की गई है, आप लोगों ने ये सोचना है कि अगर मैं ये बात कन्वे करता तो कैसे करता, लेकिन जो पेपर पे ज्यादा खूबसूरत तरीके से हुई हुई है तो क्या डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है उस न्यूज़पेपर लिखने वालों ने जिसकी वजह से वो एक बेहतर एक्सप्रेशन लग रहा है। वो आप लोगों ने वो सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो कीवर्ड्स वो नोट करने हैं। ठीक है? तो एक तो रीडिंग डेवलप करनी है इस तरह से, अपनी रीडिंग हैबिट्स। दूसरी चीज ये जो बेसिकली लिसनिंग के हवाले से इंपॉर्टेंट है कि बाज दफा पैसिव लिसनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसपे आप ये देखते हो कि अगर दूसरे लोग बोल रहे हैं तो वो बोलते हुए किन चीजों का, किस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीज आप लोगों की लिसनिंग कैपेबिलिटीज बढ़ाने में अहमियत की हामिल होती है बहुत। इसके लिए बहुत सिंपल अप्रोच,
आप लोगों को जो भी इंग्लिश मूवीज़ या सीज़न्स अच्छी क्वालिटी के पसंद है, वो ज़रूर देखें, ठीक है? शुरू में सबटाइटल्स के साथ देखें, अगर तो उनको कैच अप करने में मुश्किल हो रही है ना, सबटाइटल्स के साथ देखेंगे, वो आप देखेंगे कि नॉर्मल कन्वर्सेशनल इंग्लिश में वो किस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, किस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं, और आप लोगों को ये चीज़ नज़र आएगी वाक़ई कि वाक़ई स्पीकिंग इंग्लिश में कोई उस तरह के फैंसी वोकैब्युलरी अल्फाज यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। रिटन में आप ज़रा फॉर्मल लिखते हैं न्यूज़पेपर्स में, लेकिन एक जो लिसनिंग कन्वर्सेशनल इंग्लिश है, वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो इंग्लिश मूवीज़ और सीज़न्स इस चीज़ में बहुत हेल्प करते हैं। अगर थोड़ा-सा आप इसको प्रोडक्टिव बनाना है, तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ डिबेटिंग चैंपियनशिप की यूट्यूब पर डिबेट्स के मैचेज़ अवेलेबल हैं, जिसमें वो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड टीम्स आती हैं इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ की, वो इंग्लिश में डिबेट्स करती हैं। वो डिबेट्स के मैचेज़ देखें। सिर्फ़ 1-1 घंटे के मैचेज़ होते हैं, जिनमें 8 स्पीकर्स वो बोलते हैं आकर और इंग्लिश में डिबेट करते हैं। उस तरीके से आपको एक तो ये भी अंदाज़ा होगा कि इंग्लिश में ये लोग आर्गुमेंट कैसे शेप कर रहे हैं, कंटेंट को समराइज़ कैसे कर रहे हैं, लेकिन ये कि आप उनकी वो जब चीज़ें सुनेंगे तो उससे ये भी अंदाज़ा होगा कि ये अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं। तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं राइटिंग पे। अब राइटिंग के हवाले से मैंने बताया ना कि एक तो ग्रामर बहुत ज़रूरी है। तो ग्रामर के बेसिक रूल्स आप लोगों को किसी भी अच्छी किताब से मार्केट में मिल जाएँगे, टेंसेस के। ये वही चीज़ें हैं जो हम मैट्रिक एफएससी से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना? वही बेसिक ग्रामर के बेसिक टेंसेस के उसूल वगैरह। कोशिश अब ये करनी है कि एक दफ़ा पढ़ लिया बुक से तो इनको अप्लाई कैसे करना है। एप्लीकेबिलिटी इज़ इम्पोर्टेंट कि वो रूल्स पढ़ने के बाद अब अप्लाई कैसे किया जाए। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि नीचे जिस तरह मैंने ऊपर वो नोट्स बनाने वाली आप लोगों को बातें बताई ना, अभी वंस अगेन मैं न्यूज़पेपर्स का भी बता देता हूँ कि वो पढ़ के उनसे नोट्स कैसे बनाने हैं। आप लोगों ने एक आर्टिकल फॉर इंस्टेंस पढ़ा, कोशिश करें कि अपने नोट्स में उस आर्टिकल का जो आर्गुमेंट लिखना है, उसको समराइज़ करने की कोशिश करें अपने अल्फाज में, ठीक है? हो सकता है न्यूज़पेपर में बहुत डिटेल्ड एक आर्टिकल हो जिसको राइटर ने अपने अल्फाज में लिखा है, बहुत लेंथी हो सकता है वो, लेकिन हो सकता है उसमें आर्गुमेंट सिर्फ 1 से 2 हों। तो आप लोगों ने जब कोशिश ये करनी है कि रिटन एक्सप्रेशन बेहतर करते हुए सिर्फ वो 2 आर्गुमेंट्स लिखने हैं अपने अल्फाज में। वही बात करने की कोशिश करनी है, लेकिन अपने अल्फाज में, कि वो वर्ड्स यूज़ ना करें जो उसने किए हैं, वो एक्सप्रेशन यूज़ ना करें जो उसने किए हैं, ठीक है? फिर ये लिखने के बाद उसको अपने पीयर्स से इवैल्यूएट करवा लें, अगर किसी टीचर से नहीं भी करवाना, कि कोई एक हो सकता है आपका एक पीयर अच्छा हो जिसकी इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छी कमांड हो रिटन, वो आप लोगों को बेहतर सजेशन दे दे कि उसको वो आर्गुमेंट्स पढ़ के क्या उसी तरह से समझ आई है और उसने उसे एंजॉय किया है जैसे वो एक्चुअल आर्टिकल पढ़ता तो वो करता, ठीक है? इसमें फिर आप ये कर सकते हैं, दूसरी चीज़ कि अगर आप साथ कुछ वोकैब्युलरी के अल्फाज़ याद कर रहे हैं, वन्स अगेन कोई फैंसी पूरी-पूरी किताबें रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हमारा ग्रेजुअल लर्निंग का प्रोसेस होता है कि कुछ नए अल्फाज़ हम डेली बेसिस पर सीखते हैं। उन अल्फाज़ को इसमें यूज़ करने की कोशिश करें अपने रिटन एक्सप्रेशन लिखते हुए, ठीक हो गया? और ये कि इस हवाले से जो आपके न्यूज़पेपर्स के ऑप-एड्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं कि वो आप लोगों को एक कंपैरिज़न फ़राहम करते हैं कि आपका रिटन एक्सप्रेशन ऐसा है और ये इन अच्छा लिखने वालों का एक्सप्रेशन ऐसा है। तो जब आप खुद उनके आर्गुमेंट्स को अपने अल्फाज में लिखते हो और दूसरों से इवैल्यूएट करवाते हो ना, तो वो ग्रेजुअल आप लोगों का जो प्रोसेस है लर्निंग का, वो बिल्ड होता जाता है। और चौथी चीज़ जो इसका इंग्लिश ज़बान का मीडियम है स्पीकिंग के लिए, उसका वंस अगेन इसका यही तरीक़ेकार है कि आपने उसको हैबिट बनाना है। सबसे पहली बात, अपना कॉन्फिडेंस उसमें बिल्ड करना है कि दोस्तों के साथ बोलने की कोशिश करें। दोस्तों के साथ चूँकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल ज़रा ज़्यादा होता है, इतना हेजिटेट नहीं करते, तो वो दोस्त आपको बता सकते हैं कि आपके क्या थोड़े बहुत फ्लॉज़ हैं। अगर आप लोग बात करते हुए कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ पे थोड़ा नज़रें झुका रहे हैं, सही तरीके से नहीं बोल पा रहे, वो बता सकते हैं। दूसरा, हमारे सबसे बड़े जो क्रिटिक हैं, हम लोग खुद होते हैं। तो मिरर के सामने प्रैक्टिस करें। अपनी लैपटॉप के सामने बैठते हैं, उसमें कोई भी इंग्लिश ज़बान में एक पैराग्राफ बोलने की कोशिश करें, एक थॉट एक्सप्रेस करने की कोशिश करें और लैपटॉप के वेबकैम में रिकॉर्डिंग करें। बाद में जब आप लोग वो रिकॉर्डिंग देखते हैं ना, तो यकीन मानिए हमसे बेहतर हमारा क्रिटिक कोई नहीं हो सकता इम्प्रूवमेंट्स के हवाले से। तो वो वीडियो देखकर आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोग कहाँ-कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ अटक रहे हैं, कहाँ-कहाँ बोलने में आप लोगों के मसले आ रहे हैं। प्लस ये कि वो बोलने से आप लोगों का खुद को देखने से कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट अप होगा। तो सिंपल इस तरह मिरर के सामने, लैपटॉप के सामने वीडियोज़ बनाएँ, दोस्तों के साथ बोलें, जब ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए तो अपनी ऑडियंस की तादाद बढ़ाते जाएँ। एक लार्ज ऑडियंस के सामने थोड़ा बोलने की कोशिश करें। इसके लिए वन्स अगेन वो जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ डिबेटिंग चैंपियनशिप की मैं डिबेट वीडियोज़ बता रहा था, वो काफ़ी आप लोगों को हेल्प आउट कर सकती हैं कि उनमें देखें कि वो लोग किस तरीके से बोल रहे हैं,
क्या जेस्चर्स यूज़ कर रहे हैं, किस तरह हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्पीकिंग में ये आप लोगों को हेल्प आउट कर सकती है। तो ये हो गया इंग्लिश लैंग्वेज की चारों मीडियम्स के अक्रॉस एक्सपोज़र कैसे बढ़ाना है आप लोगों ने, ठीक है? अ, अब मज़ीद मैं क्वेश्चंस देख लेता हूँ। वंस अगेन मैंने कहा कि पर्सनलाइज्ड क्वेश्चंस ज़्यादा ना पूछें, वो बाकियों के लिए उतने अहमियत के हामिल नहीं होंगे। जनरल क्वेश्चंस पूछें। सब्जेक्ट सिलेक्शन के क्राइटेरिया मैं ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर कर चुका हूँ, बहुत डिटेल में, आप लोग वो देख सकते हैं। इस वीडियो में मेरी कोशिश होगी कि वो कुछ नई बातें बताऊँ जो मैं अब तक स्टूडेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पाया। अ बुक्स और सोर्सेज़ के हवाले से मैं बता देता हूँ। सोर्सेज़ का मैं बता देता हूँ और नंबर 1 प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन में कोई भी बहुत बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। आप लोगों को कोई भी अच्छी मिल जाएगी। इवन पब्लिशर्स की अच्छी हैं क्योंकि वो ग्रामर के बुनियादी उसूल जो है ना वो हर जगह, हर किताब में सेम ही है। तो इवन ऑनलाइन आप उस पे वीडियोज़ हैं, इंग्लिश ज़बान सिखाने के चैनल्स बने हुए हैं। उनको आप फ़ॉलो कर सकते हो अगर इवन बुक्स की जानिब भी नहीं जाना। तो ये इन चीज़ों की जानिब आप जा सकते हो। ठीक है? दूसरा मैं ना थोड़ा-सा न्यूज़पेपर्स का बता देता हूँ कि वो कैसे पढ़ने हैं क्योंकि वो इंग्लिश ज़बान के साथ एक तो ये कि वो रिलेटेड चीज़ है। अ, यस न्यूज़पेपर्स का मैं बताता हूँ, वो भी 1-2 स्टूडेंट्स वो क्वेश्चन्स पूछ रहे थे। इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी वंस अगेन मैं अपना बहुत डिटेल में ऑलरेडी एक वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। इसी पेज पर वो आप लोग वो भी देख सकते हैं। न्यूज़पेपर्स का बताता हूँ और उसी में ये भी आंसर आ जाएगा कि करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स कैसे तैयार करने हैं, ठीक है? ये भी 1-2 क्वेश्चन्स आए थे। तो न्यूज़पेपर्स के हवाले से बहुत एक तो इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसमें 3-4 एंगल्स मैं कवर करूँगा। नंबर 1 न्यूज़पेपर्स पढ़ना ज़रूरी क्यों है? नंबर 2 हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स एंड व्हिच थिंग्स टू रीड इन द फर्स्ट प्लेस और नंबर 3 हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। ठीक है? ये 3 चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो सारे स्टूडेंट्स के लिए अहमियत का हामिल होगा। पहली बात न्यूज़पेपर्स पढ़ना ज़रूरी क्यों है? एक तो ये कि इट हेल्प्स अ पर्सन स्टे इन टच विद द करंट इश्यूज अराउंड द ग्लोब, ठीक है। दूसरा, ये आप लोगों का पर्सपेक्टिव ब्रॉडन करने में हेल्प करता है क्योंकि न्यूज़पेपर्स में आप लोग जब एक इशू है जो आप लोगों को इवन अच्छे से आता भी है, आप लोगों को न्यूज़पेपर्स में, आर्टिकल्स में, ऑप एड्स में उसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, डिफरेंट एंगल्स मिलते हैं, जो आप लोगों को उन पर्सपेक्टिव्स का पहले नहीं पता होता। वो पर्सपेक्टिव्स जानने से आपकी उस इशू पर ग्रिप और ओपिनियन ब्रॉड होता है, ठीक है। तीसरा सवाल जो लोग नीचे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने का और एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करने का भी एक क्वेश्चन पूछ रहे थे। न्यूज़पेपर्स पढ़ने से आप लोगों की एनालिटिकल कैपेसिटी वो स्किल्स जो हैं वो भी इम्प्रूव होती हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि एक इश्यू को जिसका आप लोगों को नॉलेज था, इस राइटर ने तो इस एंगल से एनालाइज़ किया हुआ है और अच्छा ये एक ऐसा क्रिटिकल एंगल था जो पहले तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये ऑप-एड आया हुआ है डॉन का जिस पे इस इश्यू पे डॉन ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ है। आप लोग वो देखते हो कि ये वाक़ई डॉन ने तो इसको इस तरीके से एनालाइज़ किया है जो मैं मिस कर रहा था। तो आप लोग वो कंपेयर करते हो कि पहले मेरा इस इश्यू पे ये ओपिनियन था, ये लोग ये एनालिसिस लेकर आए हैं, ये एंगल्स लेकर आए हैं। तो वो क्रिटिकल और एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करने में भी न्यूज़पेपर रीडिंग आप लोगों की बहुत हेल्प करती है, ठीक है? चौथी चीज़ ये कि उसमें आप लोगों को एक्सपर्ट ओपिनियंस मिलते हैं कि फॉर इंस्टेंस एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कोई इशू चल रहा है जुडिशियल एक्टिविज्म का, आप लोग उस पे न्यूज़ तो पढ़ रहे हो, डिफरेंट चीज़ें तो पढ़ रहे हो, आप लोगों को उसकी नो हाउ है, लेकिन हो सकता है कि ऑप एड में कोई उस पे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने उस पे कोई एक ऐसा एक्सपर्ट ओपिनियन दिया हो जो बाकी की मेन स्ट्रीम न्यूज़ से बिल्कुल डिफरेंट हो। तो वो एक्सपर्ट न्यूज़ जो लाइक फॉर इंस्टेंस बाबर सत्तार का कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर्स पे कोई आर्टिकल, वो बाकी की मेन स्ट्रीम न्यूज़ से एक बहुत डिस्टिंग्विश्ड ओपिनियन देगा आप लोगों को, ठीक है? जिससे आप लोगों को वो एक डिफरेंट एक्सपर्ट ओपिनियन गैदर करने और अपने आर्गुमेंट्स में यूज़ करने में मदद मिलेगी और फाइनली जब आप ये सारे ओपिनियंस पढ़ोगे, ऑप-एड्स पढ़ोगे, डॉन के पढ़ोगे, एक्सपर्ट्स के पढ़ोगे, तो आप लोगों को अपना ओपिनियन खुद फॉर्मुलेट करने में भी मदद मिलेगी। तो इन चीज़ों की बुनियाद पर एक तो न्यूज़पेपर पढ़ना वाक़ई ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि पढ़ना कैसे है? वन्स अगेन मैं इस पे वही बात करूँगा, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उन चीज़ों से एक तो अब बाहर आ जाएँ कि रोज़ाना वीकली सब्सक्रिप्शन डॉन के पेपर न्यूज़पेपर की आप लोगों ने लगवानी है। अब ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स दुनिया का हर न्यूज़पेपर आप लोगों को उनकी वेबसाइट पर, उनकी मोबाइल एप्लीकेशन स्मार्टफ़ोन में आप लोगों को मिल जाएगी, जिससे वो सारी न्यूज़ जो आप लोगों ने पेपर पर पढ़नी थी, आप लोगों के मोबाइल के थ्रू एक्सेसिबल होगी। मैंने अपनी ड्यूरिंग माय एंटायर जर्नी
मैंने कोई भी न्यूज़पेपर इस तरह से सब्सक्राइब नहीं करवाया, ना ही कोई मैगज़ीन, ना ही कोई जर्नल कि जो मुझे हार्ड फॉर्म में सामने पढ़ना पड़े। आईटी बैकग्राउंड होने की वजह से शायद एक तो ये कि मुझे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल टूल्स के साथ एक कंफर्ट लेवल था, अच्छा लैपटॉप में चीज़ें पढ़ने की आदत थी। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है मे बी मेरे केस में, लेकिन ये कि आप लोग ये नोट करेंगे कि ऑनलाइन चीज़ें पढ़ना और उनसे नोट्स बनाना, उनको सेव रखना एक जगह, वो बहुत ज़्यादा आसान होता है, बजाय इसके कि आप पेपर न्यूज़पेपर्स के बंडल्स जो हैं वो गैदर करते जाएँ और उनमें से क्लिपिंग्स जो हैं वो निकालें और उनकी कोई फाइल बनाएँ। वो मेरे ख्याल में आजकल के टेक्नोलॉजिकल ज़माने में वो एक थोड़ी-सी जो है ना इनइफेक्टिव अप्रोच हो गई है। लोग अभी भी करते हैं, जिन लोगों के लिए दिस अप्रोच इज़ वर्किंग आउट वेल एंड गुड। लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स और उनके एप्लीकेशंस की जानिब आ जाएँ, वो ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा देगी। ठीक है? दूसरी चीज़ ये कि क्या चीज़ें न्यूज़पेपर्स में पढ़नी है। पूरे-पूरे न्यूज़पेपर्स पढ़ने की कोई कतई ज़रूरत नहीं है और ना ही सारा-सारा दिन पढ़ने की ज़रूरत है। दिन में सिर्फ़ 20 से 40 मिनट निकालें, जिसमें आप लोग वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं नीचे बताता हूँ, वो न्यूज़पेपर से आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है? सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ जो न्यूज़पेपर्स में पढ़नी है, उनके एडिटोरियल्स और ओपिनियंस जो मैं ऊपर बता भी चुका हूँ। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल डॉन का अपना एक एडिटोरियल आता है, जिन पे डॉन अपना ओपिनियन देता है किसी एक इश्यू पे, वो पढ़ना है। दूसरी चीज़ ये कि ओपिनियंस में आप लोगों को वो जो मैं सब्जेक्ट वाइज़ एक्सपर्ट्स बता रहा था, उनके ओपिनियंस मिलते हैं कि बाबर सत्तार के या अकबर एज़-ज़ैदी के, तारिक खोसा के, वो लोग आर्टिकल्स लिखते हैं। एंटायर न्यूज़पेपर में इवन जो आप लोगों के मेन पेज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस के हामिल ये 2 सेक्शंस होते हैं, ऑप-एड्स वाले, ओपिनियंस वाले और एडिटोरियल्स वाले, ठीक है? सबसे पहले ये पढ़ने हैं। दूसरा अ यस, आप लोगों ने जो फ्रंट एंड बैक पेज है, वो करंट नेशनल इवेंट्स के लिए लाइक डॉन न्यूज़पेपर का वो पढ़ना है। इससे ये पता लगता रहता है कि आपके डोमेस्टिक एरिना में क्या हो रहा है और कोई चीज़ आप मिस नहीं करते। लेकिन इसको आप लोगों ने स्किम करना है। जस्ट हेडलाइन्स पढ़नी है, उनके अंदर उनकी डिटेल्स जानने की ज़रूरत नहीं है। इसका मकसद सिर्फ़ इतना है कि आप लोगों को आगाही रहे कि नेशनल इवेंट्स पे कोई नई डेवलपमेंट तो नहीं हुई, ठीक है? सिर्फ़ इसका ये मकसद है। ओपिनियन आप लोगों को यहाँ से नहीं मिलेगा, ना ही वो एनालिटिकल स्किल्स हेल्प करने में आप लोगों की हेल्प करेगा, बिकॉज़ दिस इज़ जस्ट न्यूज़, दिस इज़ नॉट एन ओपिनियन। तीसरी चीज़ ये कि फिर ये तो एक फ्रंट एंड बैक नेशनल इवेंट्स के लिए पढ़ लिए। दूसरा आप लोग तीसरी चीज़ पढ़नी है कि डॉन न्यूज़पेपर का फिर एक ना फ्राइडे आर्टिकल आता है, जिस पे ना वो इस्लामिक इश्यूज़ पे ओपिनियंस लिखते हैं। तो इस्लामियात के पेपर के हवाले से जो पर्टिनेंट रिलीजियस इश्यूज़ चल रहे हैं, उन पे एक प्रोग्रेसिव और एक रीज़नेबल ओपिनियन फॉर्मुलेट करने में ये फ्राइडे आर्टिकल डॉन का आप लोगों को काफ़ी हेल्प आउट करेगा। ठीक है? चौथी चीज़ ये कि फिर फ्रंट एंड बैक के बाद इंटरनल पेजेस में इंटरनेशनल एक पेज होता है। वंस अगेन इसको भी उसी तरह स्किम करना है कि इंटरनेशनल एरिना में अगर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो वो आपके ज़हन से स्किप ना हो जाए और वो पता लग जाए कि अच्छा ये हो रहा है। और फाइनली मंडे को डॉन का एक येलो पेज आता है सिर्फ इकोनॉमी पे, जिसमें इकोनॉमी के हवाले से डिटेल्ड आर्टिकल्स, स्टैटिस्टिक्स वगैरह होते हैं। और चूँकि ये आजकल के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग दिस कोविड क्राइसिस, कि जिस तरह ग्लोबल इकोनॉमी इज टेकिंग अ हिट, पाकिस्तान की इकोनॉमी किस तरह आप लोगों को पता है डाउनफॉल में है। तो मेरे ख्याल में अगले साल के हवाले से 2021 के हवाले से इकोनॉमिक इश्यूज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज के हवाले से ये डॉन का येलो पेज जो है ये आप लोगों को हेल्प आउट करेगा। तो ये 5 चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी है, ठीक है? न्यूज़पेपर से। मैंने आप लोगों को सिर्फ डॉन की मिसाल दी है। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स भी हैं जिनकी आप ऐप कर सकते हैं। अल जज़ीरा, द अटलांटिक, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, द इकोनॉमिस्ट, ये काफ़ी हैं। इनमें से 2-3 चूज़ कर लें और फिर उनको फ़ॉलो करें। तीसरी चीज़ ये है कि न्यूज़पेपर से नोट्स किस तरह से बनाने हैं। वंस अगेन ऑनलाइन पढ़ेंगे, सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, ऐप से पढ़ेंगे, नोट्स बनाना भी आसान है। अब नोट्स किस तरह से बनाने हैं कि आप लोगों ने फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान और करंट अफेयर्स के इस साल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लिए कि इस साल के हवाले से बहुत पर्टिनेंट है सिलेबस से देख कर भी। अब जब आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उसमें वो ऑप एड पढ़ेंगे, डॉन का ओपिनियन पढ़ेंगे और आपको लगता है कि ये एक ऐसी चीज है जिस पे मैंने वो वाला टॉपिक पे नोट्स बनाए हुए थे, ये तो उससे रेलिवेंट है, तो आप लोग उसका वो वाला आर्ग्यूमेंट एक्सट्रैक्ट करेंगे, अपने उन वाली नोट्स की फाइल में जाएंगे जो उस टॉपिक पर आप लोगों ने बनाई हुई है, वो आर्गुमेंट और वो स्टेटिस्टिक्स जाकर उसमें कॉपी पेड और वो अपेंड कर देंगे, कॉपी पेस्ट और अपेंड कर देंगे। ठीक है? कोई पूरे का पूरा आर्टिकल सेव करने की जरूरत नहीं है, बहुत आर्टिकल्स आप लोग पढ़ेंगे। फिर ये कि आप लोगों को जिसमें कोई एक इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट भी मिले वही निकालना है, सिर्फ कोई एक क्लीशेड चीज जो ऑलरेडी जिसका आपको पता है, ऑलरेडी आपके नोट्स में है, इग्नोर दैट। ठीक है? तो आप लोगों ने वो अपने नोट्स में जाके अपेंड कर देना।
अब इसमें फॉर इंस्टेंस आजकल के जो नेशनल इश्यूज चल रहे हैं इकोनॉमी के हवाले से, कल ही मेरी नजर से शायद एक गुजरी कि एक प्रपोज किया है कैबिनेट ने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड, जिस तरह नेशनल फाइनेंस कमीशन होता है, तो जिसके सूबों के पास जो वसाइल जाते हैं वो ये कि एक आईनी फार्मूले के तहत सारे डिस्ट्रिक्ट्स तक वो पहुंचेंगे और सूबों की ये डिस्क्रिप्शन खत्म हो जाएगी कि वो जिस डिस्ट्रिक्ट पे चाहे ज्यादा लगा दें, जिस पे कम। ये एक प्रपोजल है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल है पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हवाले से, पॉलिटिकल साइंस के हवाले से। तो आप लोग एक अपने जो इस इशू पे नेशनल फाइनेंस कमीशन पे या सेंट्रल प्रोविंस रिलेशंस पे एक टॉपिक की आप लोगों की फाइल बनी होगी, नोट्स बने होंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूज आगे आती जाएगी या ऑपेड आएगा अगले 6 माह में, आप लोगों ने वो आर्गुमेंट एक्सट्रैक्ट करके अपने नोट्स में अपेंड करते जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपने नोट्स जो है ग्रेजुअली विद टाइम इन पे बिल्ड करते हो। सेम इसी तरह जेंडर स्टडीज जिनका सब्जेक्ट है, उस पे एक वंस अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट आजाद कश्मीर जम्मू की जो असेंबली है, उन्होंने अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया कल परसों ही, जिसमें उन्होंने कैस्ट्रेशन और कैपिटल पनिशमेंट जो है वो लेजिस्लेट किया है फॉर रेपिस्ट। अब ये जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, तो वो आपके उस टॉपिक के नोट्स बने हैं, आप लोगों ने उसमें जाके अपेंड कर देने। तो इस तरीके से जो है आप लोग नोट्स बनाते हैं। सिर्फ समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट और इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स जो है वो आप लोगों ने अपेंड करने हैं और कुछ नहीं करना। तो ये न्यूज़पेपर्स पढ़ने की भी चीजें हो गई। डिफरेंट मैं और क्वेश्चंस देख लेता हूँ। एनालिटिकल स्किल्स मैंने आंसर कर दिया। हैंड राइटिंग का पूछा गया है, देखें उसमें बात यह है कि आप लोगों ने जो भी आर्गुमेंट्स हैं वो एग्जामिनर के लिए इजी टू रीड बनाना है कि उसको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। हैंड राइटिंग खूबसूरत नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, आप अपनी पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो नीट कर सकते हैं कि उसमें कलर्स का इस्तेमाल, मार्कर्स का इस्तेमाल इस तरीके से करें, अल्फाज को थोड़ा खुला खुला लिखें, ठीक है। हाशिए साइडों पे लगाएं। ये जो हेल्पिंग टूल्स बता रहा था मैं कि नोट्स में वो ग्राफ्स चार्ट्स वगैरह यूज करें, उन उन सारे हेल्पिंग टूल से आप अपने पेपर को नीट बना सकते हैं। तो अगर हैंड राइटिंग किसी की खूबसूरत इतनी नहीं भी है लेकिन वो नीट है और एग्जामिनर तक अच्छे तरीके से कम वक्त में इफेक्टिवली बात पहुंच रही है, तो वो मेरे ख्याल में मेन चीज वो है, ठीक है। तो उस पर आप लोग काम कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पॉलिटिकल साइंस के सोर्सेज पूछ रहे हैं, मैंने कुछ किताबें बताई थी। कुछ एक तो सोर्सेज हैं, मैं वो ना आप लोगों को दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जनरल सोर्सेज जो किताबों से हट कर हैं, ठीक है, जो आप लोगों को ना जनरल सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन में जो है वो हेल्प आउट करेंगे। वो सोर्सेज क्या हैं वो लिख लें। नंबर वन, सबसे पहले तो एक तो ना रिपोर्ट्स और रिसर्च पेपर्स हैं कुछ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस की, लाइक फिल्डेट, वर्ल्ड बैंक वगैरह की, यूएनडीपी की। इनमें आप लोगों को ना अपडेटेड स्टेटिस्टिक्स और आर्गुमेंट्स मिलते हैं हर सब्जेक्ट के, तो इनको रिसर्च पेपर्स को जो है वो जरूर फॉलो करना है। दूसरा, मैं ऑलरेडी सोर्स बता चुका हूँ कि पॉलिटिकल साइंस या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या कोई भी सब्जेक्ट, उनके जो सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट्स हैं उनको फॉलो करना है। बाबर सत्तार लीगल अफेयर्स पे बहुत अच्छा लिखते हैं, आई ए रहमान ह्यूमन राइट्स पे अच्छा लिखते हैं, नियाज मुर्तज़ा साहब और अकबर जैदी साहब इकोनॉमिक इश्यूज पे बहुत अच्छा लिखते हैं। ये आप लोगों का एक बहुत अच्छा सोर्स बनेंगे जो एक्सपर्ट्स हैं। तीसरा, मैं ऑलरेडी बता चुका कि न्यूज़पेपर्स हैं आप लोगों के डोमेस्टिक। चौथा, इंटरनेशनल जो फोरम्स हैं, लाइक वॉक्स एक अच्छा फोरम है जिनके ना फ्लैश कार्ड्स होते हैं और शॉर्ट वीडियोस होती हैं किसी भी इशू पर, टू द पॉइंट, कंसाइज। फिर इसी तरह द इकोनॉमिस्ट है, फॉरेन अफेयर्स मैगजीन है। ये इंटरनेशनल जर्नल्स आप लोगों ने फॉलो करने हैं इंटरनेशनल इश्यूज के लिए। पांचवा, इश्यूज पर ना रेप्यूटेड टॉक शोज की डिबेट्स देखनी है। कुछ मैं सजेस्ट कर देता हूँ कि हेड टू हेड बाय मेहदी हसन अल जजीरा पर आता है, बहुत अच्छी इन पे इश्यूज पर डिबेट होती है जो आप लोगों को कंटेंट गैदर करने में हेल्प आउट करती है। दूसरा, अप फ्रंट एक बहुत अच्छा शो आता है। तीसरा, हसन मिनहाज का द पेट्रियट एक्ट। तो ये डिबेट्स देखने से एक इंटरेक्टिव तरीके से आप लोगों को कंटेंट गैदर करने में मदद मिलती है। छठा सोर्स, जो यूट्यूब पर एजुकेशनल चैनल्स हैं, लाइक क्रैश कोर्स एक बहुत अच्छा चैनल है जो सोशियोलॉजी पे, पॉलिटिकल साइंस पे, यूएस हिस्ट्री पे बहुत अच्छी अच्छी इश्यूज पर वीडियोस बनाता है। तो ये टू द पॉइंट आप लोगों को वंस अगेन इन पे कंटेंट गैदर करने में हेल्प मिलती है। और ये 6 सोर्सेज आप लोगों ने फॉलो करने हैं, इनको कॉम्प्लीमेंट करना है इन एडिशन टू योर बुक्स। तो बुक्स में थोड़ी बहुत बता देता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल साइंस जो मेरे सब्जेक्ट्स थे
उसके लिए हामिद खान साहब की कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये 2 किताबें हैं। वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस बाय केली, ये एक अच्छी किताब है। इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बाय जॉन हॉफमैन, ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के हवाले से अच्छी किताब है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वेस्टर्न फिलोसफर्स के हवाले से बाय जूड हार्मन, ये एक अच्छी किताब है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और पॉलिटिकल साइंस के सोर्सेज हो गए। सोशियोलॉजी में मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें वही ऑनलाइन 6 सोर्सेज फॉलो किए थे, साथ कॉम्प्लीमेंट किया था किताबों से। एक एलेक्स थियो की एक बुक है बहुत अच्छी, और होटन एंड हंट, ये आप लोगों को जो ग्लोबल सोशियोलॉजिकल एग्जांपल्स गैदर करने में हेल्प आउट करेंगे। पाकिस्तान स्पेसिफिक अगर सोशियोलॉजी की एग्जांपल्स चाहिए तो उसके लिए अब्दुल हमीद साहब की एक अच्छी बुक है, जो सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक चीज़ों में हेल्प करती है। लेकिन वंस अगेन, पूरी पूरी किताबें नहीं पढ़नी, उनमें टू मच नॉलेज होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होती हैं, वो बाज़ दफ़ा इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी होती है। तो आप लोगों ने मेन वो 6 सोर्सेज फॉलो करने हैं। बुक्स से सिर्फ टॉपिक वाइज तैयारी करनी है। हो सकता है कोई एक टॉपिक एलेक्स थियो की बुक में अच्छा मिल जाए, वो वहां से निकाल लें। एक हो सकता है टॉपिक बहुत अच्छा अब्दुल हमीद साहब की बुक से अच्छा मिल जाए, सिर्फ वो टॉपिक वहां से निकाल लें, पूरी पूरी किताबें नहीं पढ़नी। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे वंस अगेन जिन भी लोगों के सवाल आ रहे हैं, मैं बहुत डिटेल में वो क्राइटेरिया, चले मैं लास्ट, बल्कि ऑलमोस्ट हमारा टाइम भी हो गया है, मैं वो शेयर कर देता हूँ कि ऑप्शनल वंस अगेन कैसे चूज करने हैं। तो ये सारे लोग जो अपने अपना बैकग्राउंड लिख रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि ये सब्जेक्ट सही है या नहीं है, आप लोग ये क्राइटेरिया अप्लाई करें, और आप लोगों को जो है वो ये सेंस बन जाएगी कि ये वाला ऑप्शनल आप लोगों को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यूएस हिस्ट्री, जेंडर स्टडीज और सोशियोलॉजी थे। ठीक है, क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ। मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर्ड है ऑलरेडी बहुत डिटेल में, तो आप लोग वो कर सकते हैं। और वैसे भी अभी इस पॉइंट पर वो इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं है, बिकॉज यू आर गोइंग टू अपीयर इन द रिटन एग्जाम फर्स्ट, इंटरव्यू के लिए तब हम इस पर बाद में भी गुफ्तगू कर सकते हैं। तो ऑप्शनल का मैं बताता हूँ वो क्राइटेरिया, बहुत डिटेल में ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद मेरे ख्याल में हम इस सेशन का फिर इख्तिताम कर देंगे, बिकॉज मैं बहुत कंसाइज और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो टू द पॉइंट इस लाइव सेशन में शेयर करना चाह रहा था, जो मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो 3 चीज़ें मैं बता चुका हूँ, 4। नंबर 1 सोर्सेज, नंबर 2 हाउ टू रीड न्यूज़पेपर्स, नंबर 3 हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश अक्रॉस ऑल मीडियम्स, और नंबर 4 हाउ टू मेक नोट्स। 5वीं अब ऐड कर लें कि हाउ टू सेलेक्ट योर ऑप्शनल्स। ठीक है, 4 प्रॉन्ग्ड क्राइटेरिया है, 4 फिल्टर्स हैं, इसी तरतीब में आप लोगों ने अप्लाई करने हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज करते हुए। ठीक है, नंबर 1, सबसे पहली बात जो सब करते हैं, मैं उसका मतलब भी समझा देता हूँ कि एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एप्टीट्यूड से मुराद क्या है कि एक सब्जेक्ट पढ़ने में आप लोगों को मजा भी आना चाहिए, आप लोगों का इंटरेस्ट भी होना चाहिए। वो आप लोग सिर्फ फॉर द सेक ऑफ प्रिपरेशन ना पढ़ रहे हो, बल्कि उसको इंजॉय कर रहे हो। अगले 8 माह आप यकीन मानिए, अगर किसी सब्जेक्ट के साथ आपकी दोस्ती नहीं है ना, यू विल रिग्रेट इट। आप लोग अपने आप को ब्लेम करेंगे, यू विल हेट योर सेल्फ अप्रोचिंग व्हेन द दिसंबर मंथ ऑफ दिसंबर इज अप्रोचिंग, कि ये मैंने क्या सब्जेक्ट चूज कर लिया है, मैं तो इसको इंटरेस्ट से पढ़ ही नहीं पा रहा। इसलिए एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेजेस में बहुत नंबर्स आते हैं, पंजाबी में, सिंधी में लोग रखते हैं। मेरा पर्सनल ये था कि मुझे पता था कि मैं पंजाबी रखता हूँ या कोई और लैंग्वेज सब्जेक्ट, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए हमेशा, इसलिए एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये पूछते हैं लोग कि भाई हमें यही नहीं पता कि हमारा एप्टीट्यूड किस चीज में है। कुछ लोगों को तो एक तो ये भी मसला होता है। उसके लिए सिंपल अप्रोच ये फॉलो करें, कंपलसरी सब्जेक्ट्स की तैयारी पहले स्टार्ट कर दें। उसमें आप पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, इस्लामियात पढ़ेंगे। उसमें जब आप पॉलिटिकल चीज़ें पढ़ेंगे, आईआर की चीज़ें पढ़ेंगे, थोड़ी बहुत ये जनरल साइंस और एबिलिटी में टेक्निकल चीज़ें भी पढ़ेंगे, आप लोगों को ये पता लगना शुरू हो जाएगा कि किस चीज़ में आप लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है। हो सकता है कि करंट अफेयर्स में आईआर पढ़ते हुए आपको अंदाजा हो कि इंटरनेशनल इश्यूज आप ज़्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय करके पढ़ रहे हो। सकता है आप लोग जो है वो थ्योरेटिकल चीज़ें कुछ लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से एंजॉय करके पढ़ें, तो वो फिर वो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स एंजॉय करके पढ़ें, तो वो फिर पॉलिटिकल साइंस या जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं लाइक सोशियोलॉजी और जेंडर स्टडीज, वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो अगर समझ नहीं आ रही कि एप्टीट्यूड क्या है, स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ योर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स एंड विद टाइम यू विल नो। ठीक है, पहला क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया कि आप लोगों का एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है। कुछ मेरे से सब स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हूँ, तो क्या मैं इकोनॉमी रख लूँ, क्या कंप्यूटर साइंस रख लूँ? अगर तो वाकई यस, दूसरा क्राइटेरिया ये कि एप्टीट्यूड भी बन रहा है और एकेडमिक बैकग्राउंड भी है, गो फॉर इट।
बिकॉज़ चाहे वो टेक्निकल है, चाहे वो सोशल साइंस का है, डज़न्ट मैटर, बिकॉज़ पिछले कुछ सालों से इतने इन डेप्थ टेक्निकल सवाल आ रहे हैं सीएसएस में जो डिटेल्ड एनालिसिस डिमांड करते हैं। आप लोगों का एकेडमिक बैकग्राउंड 4 साल वो डिग्री आप लोगों ने पढ़ी है, ये आप लोगों को ऑलरेडी एक हेड स्टार्ट देता है बाकी कैंडिडेट्स की निस्बत जो वो सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हैं। तो एकेडमिक बैकग्राउंड जिस किसी का मैच कर रहा है, उस पे ज़्यादा मेहनत आप लोगों को नहीं करनी पड़ेगी, उस पे ऑलरेडी आपका एक्सपर्ट नॉलेज है, उसके सोर्सेज़ आप लोगों को ऑलरेडी पता होंगे। तो ये कि उस पे आप लोगों का जो प्रिपरेशन का टाइम है वो बहुत रिड्यूस हो जाएगा। तो दूसरा क्राइटेरिया ये लगाएँ। तीसरा कि वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कितना कर रहा है बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी में आपकी प्रिपरेशन को। ये चीज़ थोड़ी स्मार्ट स्टडी के हवाले से इम्पोर्टेंट है। सीएसएस के सारे सब्जेक्ट्स की एक यूनिक जार्गन है, वो डिस्टिंग्विश है डिफरेंट है एक-दूसरे से, ठीक है? तो बात करने का मेरा ये मकसद नहीं है कि उनका जो है कि वो सेम तरीक़ेकार वही होगा एक आईआर के टॉपिक में किसी सवाल को करने का जो करंट अफेयर्स में है। वो तरीक़ेकार अटेम्प्ट करने का बिल्कुल डिफरेंट होगा, सब्जेक्ट का जार्गन डिफरेंट होगा, लेकिन जो उसका अंडरलाइंग थ्योरेटिकल नॉलेज है वो ओवरलैप करेगा। तो अगर आप फॉर इंस्टेंस वर्ल्ड वॉर पढ़ रहे हैं, ग्रेट डिप्रेशन पढ़ रहे हैं, आप लोग देखते हैं कि ये चीज़ें तो यूएस हिस्ट्री में भी हैं, ये चीज़ें तो शायद करंट अफेयर्स में भी पूछी जाती हैं, ये चीज़ें तो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी पूछी जाती हैं। तो वो प्रिपरेशन वाइज़ जो चीज़ें एक-दूसरे को इस तरह कॉम्प्लीमेंट करें, बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी में भी हेल्प आउट करने के हवाले से, तीसरा क्राइटेरिया आप लोगों ने वो लगाना है। वन्स अगेन अंडरलाइंग थ्योरेटिकल नॉलेज ओवरलैप करते हैं, जिससे प्रिपरेशन का टाइम कम होता है। लेकिन ये कि अगर वो सवाल आईआर में आता है या यूएस हिस्ट्री में या करंट अफेयर्स में, तो उनको अटेम्प्ट करने का तरीक़ेकार डिफरेंट होता है। ये चीज़ ज़रूर ज़हन में रखनी है, ठीक है? चौथा क्राइटेरिया आप लोगों ने ये लगाना है कि ये कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका कि नंबर 1 एकेडमिक बैकग्राउंड आप लोगों का एप्टीट्यूड, नंबर 2 एकेडमिक बैकग्राउंड, नंबर 3 के ओ ओवरलैप कितना कर रहा है और नंबर 4 कि उस सब्जेक्ट का स्कोप कितना है। स्कोप से मुराद मेरी ये कि उसकी विड्थ और डेप्थ कितनी है, वो कितना टाइम और एफर्ट डिमांड कर रहा है, उसके सिलेबस में कितनी ज़्यादा चीज़ें या कम चीज़ें इंक्लूडेड है, ठीक है? फॉर इंस्टेंस पॉलिटिकल साइंस का अब सब्जेक्ट विड्थ वाइज बहुत ज्यादा है, ठीक है, आईआर के निस्बत। आईआर के सब्जेक्ट की डेप्थ बहुत ज्यादा है कि चीजें कम हैं तैयार करने वाइज, लेकिन उन चीजों में इतने इन डेप्थ एनालिटिकल सवाल आते हैं जो पॉलिटिकल साइंस में शायद उतने ज्यादा डेप्थ में नहीं आते, लेकिन पॉलिटिकल साइंस की विड्थ ज्यादा है। तो अपने टाइम के लिहाज से, अपने एप्टीट्यूड के लिहाज से, एकेडमिक बैकग्राउंड के लिहाज से, चौथी चीज ये भी देखनी है कि ये सब्जेक्ट मेरा टाइम और एफर्ट कितना डिमांड करेगा और ये कि क्या मेरे पास इतना टाइम और एफर्ट देने के लिए है भी या नहीं। और पांचवी चीज जिसको फिर वो ईमान का आखिरी और कमजोर तरीन दर्जा कह लें, जिसको मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा करने के लिए, जो लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, स्कोरिंग ट्रेंड। क्योंकि ये चीज आप लोगों के हाथ में नहीं है, किस सब्जेक्ट में किस साल कितना कंपटीशन लेवल बढ़ना है कम होना है, उसके हिसाब से मार्क्स ऊपर नीचे करते रहते हैं। ये चीज हमारे हाथ में नहीं है। अगर इस साल किसी सब्जेक्ट के कम नंबर आए हैं, किसी के ज्यादा आए हैं, अगले साल हो सकता है उसमें कंपटीशन लेवल वेरी कर जाए और वो ये स्कोरिंग ट्रेंड बिल्कुल रिवर्स हो जाए। तो स्कोरिंग ट्रेंड को कतन कतन अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाना, सबसे आखिर में रखना है, क्योंकि ये चीज आपके हाथ में नहीं है। ठीक हो गया? तो मेरे ख्याल में ये 5 चीजें जो आज के सेशन में मैंने लाइव बताई हैं, आई होप ये आप लोगों को हेल्प आउट करेंगी अपनी तैयारी करने में। आई अपोलोजाइज टू ऑल दो स्टूडेंट्स जिनके बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल क्वेश्चंस आ रहे थे। मैंने कोशिश की कि वो सवाल एक्सट्रैक्ट करूं जो जेनेरिक नेचर के हैं और बाकी सारे स्टूडेंट्स को जिन पे हेल्प आउट हो सके आंसर से, जिनके मैं इंडिविजुअल सवालात आंसर नहीं कर पाया, उनके लिए मेरी जानिब से माजरत। इंशाल्लाह ज़रूर कभी मौका मिला तो वो इंडिविजुअल बाकी जो सवाल हैं जो टर्शरी लेवल की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल नहीं है, इंशाल्लाह मैं वो भी ज़रूर कोशिश करूंगा आंसर करने की। ठीक है? तो अपना ख्याल रखिए, मेहनत करिए अच्छे तरीके से, जिन चीज़ों पे कर सकते हैं और जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उनके बारे में परेशान होना छोड़िए। ठीक है? अच्छे तरीके से तैयारी करिए और अच्छे तरीके से पढ़िए। इंशाल्लाह अल्लाह आपका हामी और नासिर होगा और बहुत ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।